बारिश में गरीब सास बहू के तीखे पनीर पराठे, लहसुन की चटनी। शाम होते ही प्रमोद जी थके हुए कदमों से अपने घर पहुंचते हैं और सीधे कमरे में सोफे पर बैठ जाते हैं और माथे का पसीना पोंछते हुए आवाज देते हैं, अरे लक्ष्मी, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो ले आओ। आज बहुत धूप तेज थी भाई, और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। गला एकदम सूख रहा है। रसोई से लक्ष्मी बाहर निकलती है। अपने पति को समय से पहले घर पर देखकर वो अचरज से, अरे क्या बात है, आज तो आप कंपनी से बहुत जल्दी आ गए। अभी तो शाम भी ठीक से नहीं ढली है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे हाँ भाग्यवान, कोई खास बात नहीं। आज शरीर में थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ली और जल्दी आ गया। अच्छा किया जो आप चले आए, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप आराम से बैठिए, मैं अभी रसोई से ठंडा पानी भर कर लाती हूँ। लक्ष्मी रसोई में जाती है और मटके से पानी निकालकर एक साफ ग्लास में भरती है। पानी का ग्लास लेकर वो वापस बैठक में आती है और प्रमोद जी की तरफ बढ़ाते हुए वहीं बाजू में बैठ जाती है। ये लीजिए, पानी पीजिए। अगर आपको ज्यादा भूख लगी हो तो बताइए, मैं अभी रसोई में जाकर आपके लिए खाना परोस देती हूँ। दाल रोटी सब तैयार है। अरे नहीं लक्ष्मी, अभी खाना निकालने की कोई जल्दी नहीं है। पानी पी लिया है, अब थोड़ा सुकून मिला है। अभी बिल्कुल भूख नहीं लगी है, थोड़ी देर रुक कर ही खाऊंगा। क्या बात है, आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा लग रहा है। चेहरे पर तनाव दिख रहा है। कंपनी में कोई परेशानी हो गई है क्या काम को लेकर? नहीं लक्ष्मी, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस आते आते यही सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने बेटों की भी शादी कर दें, तो हम भी अपनी बड़ी जिम्मेदारियों से पूरी तरह फ्री हो जाएंगे। बेटे की शादी का विचार तो अच्छा है, लेकिन आप खुद सोचिए कि इतनी जल्दी सब कैसे होगा। अभी 1 साल ही तो हुए हैं हमारी चारों बेटियों की शादी को। अरे तुम चिंता मत करो, शादी का खर्च और व्यवस्था जैसे तैसे हो ही जाएगी। पहले हम लड़की देखना शुरू करेंगे, रिश्ता पक्का करेंगे और कुंडलियां मिलवाएंगे। पर फिर भी 1 साल का समय बहुत कम होता है। बेटियों की शादी के खर्चे अभी पूरी तरह संभले भी नहीं है और आप तुरंत एक और शादी की बात कर रहे हैं। लड़की ढूंढने और रस्में तय करने में भी तो महीनों का वक्त लग जाएगा ना। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाएंगे और तब तक शादी का सही वक्त भी आ जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शादी का सारा खर्च और भाग दौड़ तो आपको ही करनी है, मुझे क्या एतराज हो सकता है। एक बार राहुल को भी बता देती हूँ। लक्ष्मी राहुल को आवाज लगाकर बुलाती है और शादी की बात बताती है। ठीक है महापिताजी, जैसा आप ठीक समझे मुझे मंजूर है। दोनों पति पत्नी राहुल के लिए रिश्ता तलाशते हैं और कुछ ही हफ्तों के बाद पास ही के कस्बे की सुशील लड़की दिव्या से उसका रिश्ता तय हो जाता है। दोनों परिवारों की सहमति से शादी का दिन भी पक्का हो जाता है। शादी के दिन घर में रौनक छा जाती है। चारों बेटियां मायके आती हैं और शादी की रस्मों से घर खुशियों से भर जाता है। राहुल और दिव्या की शादी धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन दिव्या बहू बनकर घर आती है। तभी चारों बहनें अपने अपने कमरे में बैग पैक करती हैं। ये देखकर लक्ष्मी हैरान रह जाती है। माँ, हम चारों अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। हम शादी से 4-5 दिन पहले ही आ गए थे। अब हमें आज ही अपने ससुराल के लिए निकलना होगा। अरे तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो? उन दोनों छोटी बहनों के बच्चों के स्कूल का काम है, पर तुम दोनों के पास ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा है? तुम दोनों तो रुक जाओ। अरे नहीं माँ, ससुराल में भी बहुत दिक्कतें चल रही है। मेरी सास बुजुर्ग है, उनसे अकेले कुछ काम नहीं होता। पता नहीं 5 दिनों से उन्होंने अकेले कैसे सब संभाला होगा। हाँ माँ, दीदी सच कह रही है। आपकी दामाद जी के काम में मैं ही मदद करती हूँ। पिछले 5 दिनों से उन्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत पड़ रही होगी। मेरा भी जाना जरूरी है। अरे कम से कम अपनी भाभी की पहली रसोई तो हो जाने देती। उसके हाथ का बना खाना खाकर कल सुबह आराम से चली जाती। कोई बात नहीं माँ, अगली बार जब भी कोई त्योहार होगा तो हम चारों बहनें फिर से इकट्ठा होकर मायके आ जाएंगी और भाभी के हाथ का खाना खाएंगी। चारों बेटियां माँ से विदा लेकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती हैं। सुबह सुबह नई बहू दिव्या लाल साड़ी पहने हॉल में आकर कुर्सी पर बैठी अपनी सास से, प्रणाम माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैं आपसे पूछने आई थी कि पहली रसोई में सबके लिए क्या बना लूं। आपकी जो डिमांड हो बता दीजिए। अरे बेटा, तेरा जो भी मन करे प्यार से बना ले, हम सब खा लेंगे। हमारी कोई ऐसी खास डिमांड नहीं है। तू जो बनाएगी हमें पसंद आएगा। अरे नहीं माँ जी, आप अपनी और बाबूजी की पसंद बता देंगी तो मुझे बनाने में खुशी होगी। मैं पूरे दिल से वही बनाऊंगी जो आपको अच्छा लगता है।
चल, अगर तेरा इतना ही मन है हमारी मर्जी का बनाने का तो तू हम सबके लिए बढ़िया पनीर के पराठे बना ले। बैठक में बैठे प्रमोद जी ये बात सुनते हैं और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लाते हुए खुशी से बोल पड़ते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सोने पर सुहागा हो जाएगा। बहू, तू तो पनीर के पराठे ही बना ले। हाँ, मुझे भी पनीर के पराठे बहुत ज्यादा पसंद हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आपको ये बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने बहू से बोला है कि वो आज पनीर के पराठे बना ले। जी माँ जी, मैं अभी रसोई में जाकर पराठे बनाने की पूरी तैयारी शुरू करती हूँ। तभी राहुल हॉल में आता है। उसे देखकर लक्ष्मी, राहुल बेटा, तू तुरंत बाजार जा और बहू को पराठे बनाने के लिए पनीर और जो भी सामान चाहिए सब खरीद कर ला दे। हाँ माँ, मैं अभी बाइक से जाता हूँ और ताजा पनीर, घी और बाकी सारा सामान लेकर आता हूँ। राहुल बाजार जाकर ताजा पनीर, घी और मसाले खरीद कर घर ले आता है और सारा सामान रसोई में रख देता है। दिव्या रसोई में जाकर कद्दूकस से पनीर घिसने लगती है। तभी लक्ष्मी भी मदद के लिए अंदर आती है। अरे बहू, तुझे मसालों के डिब्बों के बारे में पता नहीं होगा कि कहाँ क्या रखा है। चल, मैं तेरी थोड़ी मदद कर देती और सारे डिब्बों की जगह बता देती हूँ। हाँ माँ जी, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, आप मुझे सामान बता दीजिए, बाकी का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगी। देख, यहाँ चीनी और चाय पत्ती रखी है, नीचे नमक और गरम मसाले हैं, कोने में जो फ्रिज रखा है उसमें हम दूध वगैरह रखते हैं और इस छोटी अलमारी में नए बर्तन रखे हैं मेहमानों वाले। आज खाना परोसने के लिए तो इसी में से थालियाँ निकाल लेना। जी माँ जी, मैंने सब देख लिया है, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब निकाल लूंगी। लक्ष्मी रसोई से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ सोचकर रुक जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तेरी माँ बता रही थी कि तू पनीर के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, जरा मुझे भी बता, ऐसा क्या डालती है उसमें कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। ठीक है माँ जी, तो मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ, आप देखते जाइए। दिव्या पनीर को एक थाली में कसने लगती है और अपनी सास से कहती है, देखिए माँ जी, पनीर को इस तरह ग्रेट करने से इसके पराठे काफी सॉफ्ट बनते हैं और इनमें गांठें नहीं पड़ती। फिर दिव्या उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया और मसाले मिलाकर स्टफिंग तैयार करती है और आटा गूंथ लेती है। और फिर दिव्या गैस जलाकर तवा चढ़ाती है और पनीर के गोल पराठे बेलने लगती है और तेल का डिब्बा पराठे सेकने के लिए उठाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी घी का डिब्बा निकालकर दिव्या के सामने रखती है। अरे बहू, जो पनीर के पराठे तू बना रही है उन्हें तेल से मत सेकना, घी का इस्तेमाल करना। ठीक है माँ जी, मैं सारे पराठे घी में ही बनाऊंगी। दिव्या घी लगाकर पराठों को सुनहरा होने तक सेकती है, जिसे देखकर लक्ष्मी खुश होते हुए, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही टेस्टी पराठे बनाकर तैयार कर दिए हैं। हाँ माँ जी, मैंने ये मेरी माँ से सीखे हैं। लेकिन इन पराठों के साथ जब तक लहसुन की चटनी ना हो तब तक इनमें मजा नहीं आता। सही कह रही हो माँ जी आप, लेकिन मुझे लहसुन की चटनी बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं है दिव्या, मैं तुम्हें लहसुन की चटनी बनाना सिखा देती हूँ। इसके बाद लक्ष्मी कुछ लहसुन, कुछ हरी मिर्च, काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा मिलाकर सिलबट्टे पर पीसकर लहसुन की चटनी तैयार करती है, जिसे देखकर दिव्या, माँ जी, आपने तो लहसुन की चटनी बहुत अच्छी तरह बनाकर तैयार कर दिया, अब पराठे का मजा दुगना हो जाएगा। पता है बहू, ये रेसिपी मेरी माँ की है। सच माँ जी, बहुत अच्छी रेसिपी है। अब आप लोग बाहर बैठिए, मैं थोड़ी ही देर में नाश्ता लगाती हूँ। लक्ष्मी बाहर चली जाती है। दिव्या अलमारी से बर्तन निकालती है और सारा खाना निकालकर बाहर मेज पर पनीर के पराठे, लहसुन की चटनी और मीठा सजा देती है। प्रमोद जी, लक्ष्मी और राहुल कुर्सियों पर आकर बैठ जाते हैं। सभी खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर प्रमोद, अरे वाह बहू, पराठे तो बहुत बढ़िया बने। भाई, आज मैं तुम सबको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। मेरी कंपनी वालों ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। देखा, बहू के कदम कितने अच्छे हैं, आते ही मेरी तनख्वाह बढ़ गई। अरे वाह, मैं इतने सालों से इस घर में थी, क्या मेरे आने पे आपकी तनख्वाह कभी नहीं बढ़ी थी, जो सारा श्रेय बहू को दे रहे हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ है। हाँ, तुम्हारे आते ही तो मेरी पक्की नौकरी लगी थी। भाई, मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे बहू के कदम भी बड़े शुभ हैं। हाँ बहू, तूने इतने अच्छे पराठे खिलाए हैं कि मन खुश हो गया। हाँ दिव्या, पराठे तो लाजवाब बने हैं। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार हंसी खुशी नाश्ता करता है। नाश्ते के बाद दिव्या बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है और धोने लगती है। लक्ष्मी भी पीछे पीछे रसोई में आ जाती है। बहू लाओ, बर्तन धोने में मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं सारे बर्तन खुद धो लूंगी।
अरे नहीं बहू, तू अभी कल की आई है, इतने काम का बोझ एकदम से कैसे डाल दूं? थोड़ा काम मैं कर लूंगी तो तेरा हाथ बढ़ जाएगा और तुझे मेरी मदद मिल जाएगी। सास बहू मिलकर बर्तन और रसोई साफ करती हैं। फिर दिव्या झाड़ू पोछा लगाकर काम खत्म करती है। दोनों आराम करने चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन लक्ष्मी बैठक में राहुल के पास बैठकर उसे समझाने लगती है। बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? तेरी शादी को भी अब काफी दिन हो गए हैं। अब तो थोड़े समझदार बन और कोई काम धंधा ढूंढने पर ध्यान दे। अरे माँ, मैं क्या काम करूंगा? बाकी ठीक है, आप कहती हैं तो मैं बाहर जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। वैसे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी अभी तो शादी हुई है, थोड़े दिन आराम तो करने दो। नहीं बेटा, अब आलस नहीं चलेगा। बचपन से आज तक तूने बहुत मौज कर ली, अब घर की जिम्मेदारी तुझे उठानी पड़ेगी। अरे माँ, तुमने फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। राहुल वहां से उठकर चला जाता है। लक्ष्मी तुरंत प्रमोद जी के पास उनके कमरे में जाती है और देखती है कि प्रमोद जी ऑफिस की कुछ फाइलें चेक कर रहे थे। सुनिए ना, आप राहुल के लिए अपनी कंपनी में कोई काम क्यों नहीं देख लेते? शायद उसे वहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। अरे कंपनी में काम कहाँ मिलेगा? बचपन में तुमने उसे ठीक से पढ़ने नहीं दिया, हाँ? लाड प्यार में आलसी बना दिया। जब उसने पढ़ाई नहीं की तो कंपनी में काम कैसे मिलेगा? अरे आप भी तो 10वीं पास ही है ना, हमारा बेटा भी 10वीं पास है, तो उसे काम क्यों नहीं मिलेगा? लक्ष्मी, वो मेरा वक्त था जब 10वीं पास को भी काम मिल जाता था। अब जमाना काफी आगे निकल चुका है। और फिर मैंने एक ही कंपनी में 30 साल अपनी जवानी के दे दिए। इसलिए मेरी बात अलग है। तुम्हारे बेटे का पढ़ाई और काम दोनों में मन नहीं लगता। वो क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा? अरे एक बार आप अपने मालिक से बात तो कीजिए, शायद उनकी नजर में कोई काम हो और हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। देखो, आज का जमाना बदल चुका है, बिना पढ़ाई के नौकरी नहीं मिलती। फिर भी तुम्हारी जिद है तो मैं जाकर मैनेजर साहब से बात करके देखूंगा। लक्ष्मी उदास होकर बाहर चली जाती है। शाम को दिव्या एक प्लेट में भिंडी रखकर हॉल में आती है और अपनी सास के पास बैठकर भिंडी काटने लगती है। वो अपनी सास को चुपचाप बैठे देखती है। माँ जी, क्या बात हो गई? आप इतना उदास क्यों बैठी हुई हैं? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं बहू, इस लड़के से कहती हूँ कोई काम धंधा ढूंढ ले, पर इसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। पता नहीं इस घर का गुजारा कैसे होगा। दिव्या रसोई में जाती है और खाना बनाती है। फिर वो रात को सभी लोगों के लिए खाना परोसती है और सब मिलकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। दिव्या अपने कमरे में अपने पति से बातें करते हुए। सुनिए जी, आज माँ जी आपको लेकर बहुत चिंतित थी। उनकी बात सही है, अब हमारी शादी हो चुकी है और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, आपको कमाना होगा, वरना घर के खर्चे कैसे चलेंगे? यार, आजकल जिसको देखो घर में कमाने की रट लगाकर बैठा हुआ है। अरे कमाना ही तो है, कमा लूंगा। अभी तो पिताजी खर्चा उठा ही रहे हैं ना। पिताजी अब बूढ़े हो रहे हैं और घर की सारी जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है ना, इसीलिए कमाने की कुछ चिंता कीजिए। दिव्या की बात सुनकर राहुल रजाई ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह दिव्या उठकर रसोई में जाती है और ससुर जी के लिए टिफिन तैयार करती है। पिताजी, आपका लंच तैयार है, ये लीजिए टिफिन और बैग। धन्यवाद बहू। मैं आज ही कंपनी में जाकर मालिक से राहुल की नौकरी के लिए बात करता हूँ। प्रमोद जी टिफिन लेकर साइकिल से अपनी कंपनी पहुंचते हैं। दफ्तर के जरूरी काम निपटाने के बाद वो संकोच भरे कदमों से अपने मैनेजर के बड़े कैबिन का दरवाजा खटखटाते हैं। साहब, क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे प्रमोद जी, आइए बैठिए। आप तो हमारे सबसे पुराने कर्मचारी हैं, बताइए आज आप इतने संकोच में क्यों दिख रहे हैं? साहब, बात दरअसल ये है कि मेरे इकलौते बेटे की शादी हो गई है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है। उसे कहीं काम ही नहीं मिल रहा। अगर आप उसे अपनी कंपनी में कोई काम दे दें या मेरे बाद वही ये काम संभाल ले तो बड़ी कृपा होगी। अरे देखिए प्रमोद जी, वैसे तो हम ऐसे किसी को रखते नहीं हैं, लेकिन आप बहुत पुराने हैं, मैं आपका काफी सम्मान करता हूँ, आप बुजुर्ग भी हैं, इसलिए आपकी बात का मान रखते हुए मैं आपके बेटे को काम पर रखने के लिए तैयार हूँ। प्रमोद जी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को जब प्रमोद जी घर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर राहत भरी खुशी होती है। वो सीधे अंदर जाते हैं और लक्ष्मी को आवाज देते हैं। लक्ष्मी और साथ में राहुल और दिव्या भी बाहर आते हैं। अरे लक्ष्मी, मेरी कंपनी में राहुल को काम मिल गया है। मैनेजर साहब मान गए हैं और उन्होंने कल से ही इसे बुला लिया है।
देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार बात तो कीजिए, हमारे बेटे को काम जरूर मिल जाएगा। आप तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। सच में माँ, मुझे पिताजी की कंपनी में ही काम मिल गया। अब मैं भी कल से दफ्तर जाऊंगा। हाँ राहुल बेटा, कल तेरा पहला दिन है, इसीलिए अच्छे से तैयार होकर जाना और मन लगा कर काम करना। बहू, कल बेटे का पहला दिन, तू इसके कपड़ों पर प्रेस कर दे और तैयार करके रख दे। जी माँ जी, मैं अभी कपड़े निकाल कर अच्छे से प्रेस कर देती हूँ। और सुन बहू, मैं बाजार से इसके लिए एक नया टिफिन ले आती हूँ, क्योंकि तेरे पापा का टिफिन छोटा है, दोनों का खाना उसमें नहीं आ पाएगा। चल राहुल, तू मेरे साथ बाइक पर बाजार चल। दोनों माँ बेटे बाजार जाते हैं और एक टिफिन खरीद कर ले आते हैं और फिर लक्ष्मी दिव्या को टिफिन देते हुए, ले बहू, इसे धो के अच्छे से रख लेना, कल से बेटा काम पर जाएगा तो उसको यही टिफिन बांध कर दे दिया करना। ठीक है माँ जी, मैं इसे अभी धोकर रख देती हूँ। अगली सुबह दिव्या उठकर दोनों के लिए खाना बनाती है, टिफिन पैक करती है और प्रेस किए हुए कपड़े राहुल को देती है। दोनों बाप बेटे तैयार होकर एक ही गाड़ी से कंपनी चले जाते हैं। कंपनी पहुंचकर राहुल का काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो बात बात पर कुर्सी पर बैठ जाता है। माधव राहुल के पास आकर फाइल देते हुए, अरे राहुल, जरा ये फाइल ऊपर के माले पर मोहन जी के कैबिन में दे आना। माधव ऐसा कहकर चला जाता है और राहुल फाइल को टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। वो कुर्सी पर ही सो जाता है। उधर मैनेजर सीसीटीवी कैमरे में उसे कुर्सी पर सोता हुआ देखकर प्रमोद जी को कैबिन में बुलाता है और फिर उनसे कहता है, देखो प्रमोद जी, आपका बेटा किस तरह सारे काम काज छोड़कर कुर्सी पर बैठकर सो रहा है। मैं सुबह से ही सीसीटीवी कैमरे देख रहा हूँ, इसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सर, मैं अभी अपने बेटे को जाकर समझाता हूँ कि वो मन लगाकर काम करे। नहीं प्रमोद जी, मैं आपके बेटे को काम पर नहीं रख पाऊंगा। आपका बेटा काम में बहुत लापरवाही कर रहा है। इस तरह लापरवाही के साथ मैं अपने दफ्तर में काम नहीं करवा सकता। साहब, वो नया है, मैं उसे समझाऊंगा, बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं प्रमोद जी, जो पहले दिन ही इतनी मक्कारी कर रहा है वो आगे क्या संभालेगा। आप इसे घर ले जाइए। प्रमोद जी बेहद उदास होकर बेटे के कैबिन में आकर उसे समझाते हुए, ये क्या है बेटा, हाँ? तू कंपनी में काम करने आया है या आराम करने? अरे इस तरह काम नहीं चलता है। कंपनी में मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक यहाँ वहाँ भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब जाकर एक आदमी पैसे कमा पाता है। तो पिताजी, अब थोड़ी देर के लिए सो गया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। वैसे भी मुझसे इतनी भाग दौड़ और ये काम नहीं हो पाता। चलिए घर चलते हैं। शाम को दोनों बाप बेटे घर लौटते हैं और प्रमोद जी लक्ष्मी को सारी बात बताते हैं। देख लिया तुम्हारे बेटे का काम, है? कितनी सिफारिश करके काम लगवाया था। यहाँ तो लोग मुझे जानते थे इसलिए रख लिया, पर जब ये ऐसी लापरवाही करेगा तो कोई नई कंपनी वाला इसे कैसे काम देगा। अरे राहुल, तू ये क्या हरकतें कर रहा है? आखिर तेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? तू कमाने की कोशिश क्यों नहीं करता? कल को बच्चे होंगे तो उनके खर्चे कैसे पूरे होंगे? तेरे पिताजी अब बुजुर्ग हो रहे हैं, वो आखिर कब तक काम करेंगे? अब आप सब मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उस कंपनी में नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं कहीं और जाकर मजदूरी कर लूंगा। आपको तो कोई अच्छी बात समझाना ही बेकार है। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि अब यूं बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको काम करके पैसे कमाने होंगे। कब तक हम पिताजी के भरोसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? बता दे रही हूँ, अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लीजिए। राहुल मुंह फुलाकर बैठ जाता है। दिव्या चुपचाप खाना निकालती है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। दिव्या भी राहुल से बिना बात किए सो जाती है। रात भर तेज बारिश होती रहती है। अगली सुबह राहुल सिर पर गमछा बांधकर टिफिन लेकर निकलने लगता है। आप लोगों ने काम काम की रट लगा रखी है ना, तो ठीक है, मैंने भी सोच लिया है कि आज मैं पैसे कमाकर ही घर लौटूंगा। जा रहा हूं मजदूरी करने ठेकेदार के पास। अरे बेटा, मजदूरी तो बड़ी ही मेहनत का काम है। भला तूने तो कभी कोई काम किया नहीं, मजदूरी कैसे कर पाएगा? मेरी मान तो कोई दूसरा काम देख ले अपने लिए। लक्ष्मी, जाने दो उसे, कम से कम उसे भी तो मेहनत कैसे करते हैं इस बात का अंदाजा लगे। राहुल टिफिन और छाता लेकर घर से निकल जाता है। झमाझम बारिश के बीच वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है और ठेकेदार से कहता है, ठेकेदार जी, मुझे भी मजदूरी का काम चाहिए। बताइए मुझे क्या करना होगा? रात से ही तेज बारिश हो रही है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास मजदूरों की कमी है। इस झमाझम बारिश में मजदूर मिलते भी नहीं हैं, इसलिए मैं तुझे काम पर रख लेता हूँ। ये तसला उठा, इसमें रेत भरकर सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी मंजिल पर डालकर आजा।
राहुल रेत भरने की कोशिश करता है, लेकिन रेत भरते भरते ही वो बुरी तरह थक जाता है और वजन उठा ही नहीं पाता। ठेकेदार ये देखकर उसे रोक देता है। भाई, जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मजदूरी करने क्यों आ गए? हाँ, ये पकड़ो थोड़े पैसे और दोबारा यहाँ मत आना। चलो निकलो। राहुल वहां से भी उदास होकर घर लौट आता है और सारी बातें अपने परिवार वालों को बता देता है। प्रमोद जी ये देखकर लक्ष्मी पर नाराज होते हैं। देखा लक्ष्मी, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। 4 बेटियों के बाद तुमने ही कहा था कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज देख लो, न पढ़ने दिया न कोई काम सिखाया। आज वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे क्या पता था कि मेरा प्यार इसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। दिव्या ये सब देखकर मनी मन चिंता करने लगती है कि आगे चलकर गुजारा कैसे होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राहुल कहीं काम पर नहीं जाता और सिर्फ प्रमोद जी की कमाई से घर चलता है। एक दिन सुबह प्रमोद जी छत पर जाते हैं और ब्रश कर रहे होते हैं। अचानक उनके हाथ पैर तिरछे होने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे लक्ष्मी, बचाओ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। लक्ष्मी। छत से तेज आवाज सुनकर लक्ष्मी दौड़कर ऊपर जाती हैं। पीछे पीछे दिव्या और राहुल भी दौड़ते हैं। सब देखते हैं कि पिताजी जमीन पर गिर पड़े हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? आप जमीन पर क्यों पड़े हैं? जल्दी आओ, इनके हाथ पैर मुड़ रहे हैं। माँ जी, इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। राहुल जी जल्दी गाड़ी बुलाइए, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। वो तुरंत प्रमोद जी को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करने के बाद बाहर आते हैं। देखिए, इनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। ये लॉन्ग टाइम वाला पैरालिसिस है। इन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लग जाएगा। हम कुछ दवाइयां फिलहाल दे रहे हैं, पर इलाज इनका लंबा चलेगा। सभी लोग इलाज करवाकर उन्हें घर ले आते हैं और कोने में बिछी चारपाई पर उन्हें सुला देते हैं। तब प्रमोद अपनी पत्नी से, पहले ही घर में क्या कम दिक्कत थी जो अब मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई। अब तो मैं काफी दिनों तक काम भी नहीं कर पाऊंगा। बेटे की शादी में पहले ही पैसे खर्च हो चुके थे। अब बची कुछ जमा पूंजी भी दवाओं में ही खाली हो जाएगी। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए। आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है। प्रमोद जी के बिस्तर पर आने के बाद आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और घर में बहुत ज्यादा गरीबी आ जाती है। एक दिन लक्ष्मी पड़ोसन के घर कुछ पैसे मांगने के लिए जाती है। बहन, घर में बहुत तंगी आ गई है। इलाज के लिए थोड़े पैसे उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगी। लक्ष्मी लोगों से उधार मांग मांग कर कुछ दिन चलाती है, पर अब पूरे मोहल्ले का काफी कर्जा सिर पर चढ़ जाता है और लोग भी उधार देने से मना करने लगते हैं। एक दिन सुबह दूध वाला आता है। लक्ष्मी बाहर जाती है और उसे पैसे देती है। भैया, ये लो, आज तक का हिसाब क्लियर हो गया। अब आज के बाद हमें दूध मत देना। क्यों माँ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आप दूध लेने से मना कर रही हैं? भैया, हमारे घर में बहुत तंगी और परेशानी आ गई है। कर्जा लेकर तुम्हारा हिसाब चुकाया है, अब रोज दूध लेने के पैसे नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। दूध वाला चला जाता है। लक्ष्मी दूध का पतीला रसोई में रख देती है, लेकिन टेंशन के कारण उसे गर्म करना भूल जाती है और दूध रखे रखे फट जाता है। दोपहर को दिव्या रसोई में जाती है तो देखती है कि दूध खराब हो चुका है। अरे, ये दूध तो पूरा फट गया। हम वैसे इतनी तंगी और गरीबी में हैं, अगर ये सारा दूध फेंक दिया तो बहुत नुकसान होगा। दिव्या फटे दूध में नींबू डालकर उसे अच्छी तरह जमा देती है, फिर कपड़े में छानकर पानी निकाल देती है और पनीर को पत्थर के नीचे दबाकर रख देती है। 2-3 घंटे के बाद बढ़िया पनीर तैयार हो जाता है। दिव्या पनीर से सब्जी बनाने लगती है। तभी लक्ष्मी रसोई में आती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? ये सफेद क्या है? माँ जी, वो जो दूध फट गया था, मैंने उससे पनीर बना लिया है। हाँ तो ठीक है, तो इस पनीर का क्या बनाने जा रही है? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इसकी सब्जी बना लूँ। नहीं बहू, सब्जी मत बना। एक काम कर, पनीर के पराठे बना ले। तूने एक बार बड़े अच्छे बनाए थे। अब इतनी गरीबी आ गई है, पता नहीं आगे कभी पनीर खाने को मिलेगा भी या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं पनीर के पराठे ही बनाती हूँ। दिव्या कद्दूकस से पनीर घिसती है, मसाले मिलाती है और आटा गूंथकर गर्मा गर्म पराठे बनाने लगती है और साथ में लहसुन की चटनी भी बनाती है और फिर पनीर के पराठे और लहसुन की चटनी बनाकर सभी को हॉल में चटाई पर खाना परोस देती है। सभी खाना खाने लगते हैं। बहुत दिन बाद इतना अच्छा पनीर का पराठा और तीखी लहसुन की चटनी खाने को मिली है। हाँ बेटा, इतनी तंगी में आज बड़े दिनों बाद अच्छा खाना मिला है। माँ जी, 2 पराठे बच गए हैं, इन्हें शाम के लिए रख देती हूँ, आप लोग खा लीजिएगा। ठीक है बहू, रख दे। तभी गांव के जमींदार की बीवी अपने बेटे के साथ वहां आ जाती है।
अरे हमने सुना है तुम्हारे पति को पैरालिसिस हो गया है और तबीयत बहुत खराब है। हाँ मालकिन, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, काम बंद हो गया है, घर में गरीबी आ गई है और कर्जे से परेशान है। माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। बहू, वो जो पनीर का पराठा रखा है ले आ और बेटे को दे दे। दिव्या रसोई में जाती है और पराठा और लहसुन की चटनी लाकर बच्चे को देती है। बच्चा उससे खाते ही खुश हो जाता है। अरे माँ, ये पराठा तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसा पराठा मैंने अपने घर या होटल में कभी नहीं खाया। माँ आप भी चखो ना। बच्चा जबरदस्ती अपनी माँ के मुंह में पराठा और चटनी का टुकड़ा डाल देता है। उसे खाकर जमींदारिन, अरे वाह, गरीब के घर में इतने चटपटे पनीर के पराठे और लहसुन की चटनी खाकर तो मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट बना है। मालकिन, एक पराठा और रखा है, आपके लिए लेकर आऊं क्या? हाँ बहू, जरूर ले आओ। दिव्या दूसरा पराठा भी लाकर जमींदारिन को दे देती है और जमींदारिन प्लेट में रखा दूसरा पराठा भी तीखी लहसुन की चटनी के साथ बड़े चाव से खा लेती है। सच में लक्ष्मी, तुम्हारी बहू के हाथ में तो साक्षात जादू है और तुम्हारी इस पनीर के पराठे लहसुन की चटनी ने तो पूरा स्वाद ही बदल दिया। इतना तीखा लाजवाब स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। मालकिन, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारे इस गरीब घर के खाने की इतनी तारीफ कर दी। हमारे पास तो जो बना था वही हमने बच्चे के आगे रख दिया था। सुनो लक्ष्मी, कल हमारे घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और एक दावत रखी है। क्या तुम और तुम्हारी बहू कल आकर मेहमानों के लिए यही तीखे पनीर के पराठे और लहसुन की चटनी बना दोगी? मालकिन, हम तो बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन आपके इतने बड़े मेहमानों के लिए क्या हम ठीक से बना पाएंगी? तुम फिक्र मत करो, सारा कच्चा सामान, पनीर, घी और मसाले मैं दूंगी। तुम्हें बस बनाना है और इस काम की पूरी मेहनत और अच्छी कीमत मैं तुम्हें दूंगी। मालकिन, हम दोनों कल सुबह समय पर आपकी हवेली पहुंच जाएंगे और पूरे मन से आपके मेहमानों के लिए पराठे और चटनी तैयार करेंगी। अगली सुबह तेज बारिश में लक्ष्मी और दिव्या जमींदारिन की हवेली पहुंच जाती हैं। लक्ष्मी सिलबट्टे पर तीखी लहसुन की चटनी पीसती है और दिव्या तवे पर पनीर के भरवा पराठे सेकने लगती है। दोपहर के समय जब मेहमानों को गर्मा गर्म तीखे पनीर के पराठे और लाल लहसुन की चटनी परोसी जाती है तो सब लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं और सास बहू के बनाए पराठों की पूरे मोहल्ले में तारीफ होने लगती है। अरे वाह जमींदार साहब, आपकी दावत में ये तीखे पनीर के पराठे और देसी लहसुन की चटनी तो कमाल की है। ऐसा स्वाद तो पूरे इलाके में कोई नहीं मिलता। ये पराठे हमारे गांव की ही लक्ष्मी और उनकी बहू दिव्या ने बनाए हैं। इनके हाथों का हुनर ही इस स्वाद का असली राज है। दावत खत्म होने के बाद जमींदारिन दोनों सास बहू को उनकी मेहनत की अच्छी खासी कीमत देती है। पैसे पाकर लक्ष्मी और दिव्या बहुत खुश होकर अपने घर लौटती हैं। देखो जी, आज हमारे पराठे और चटनी की इतनी तारीफ हुई कि मालकिन ने हमें ये पूरी कमाई दी है। अब हमारे घर में कुछ दिन का राशन और आपकी दवाओं का इंतजाम हो गया। हाँ माँ जी, जब बेटा निकम्मा है और कोई काम नहीं कर पा रहा तो कम से कम ये पैसे काम आएंगे। आगे भी कोई काम मिला तो हम दोनों मिलकर ऐसे ही पराठे बनाएंगे। शाम को जमींदारिन खुद चलकर प्रमोद जी के घर आती है और सीधे मुद्दे की बात करती है। लक्ष्मी, तुम्हारे पनीर के पराठे और लहसुन की चटनी इतने फेमस हो गए हैं, तुम्हारे घर में गरीबी और परेशानी है, तो क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ एक बिजनेस कर लो। मालकिन, ऐसा कौन सा बिजनेस करना है? हम तो बहुत गरीब हैं। मैं तुम लोगों को कुछ पैसे और सारा सामान देती हूँ। तुम मेरी दुकान पर पनीर के पराठे और लहसुन की चटनी बनाओ और बेचो। जो भी मुनाफा होगा आधा तुम्हारा और आधा मेरा। माँ जी, ये बहुत अच्छा मौका है। हमें सामान नहीं लाना पड़ेगा और मेहनत से घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। ठीक है मालकिन, हम दोनों पनीर के पराठे और लहसुन की चटनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। राहुल भी ये सब कुछ देख और सुन रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो भी जमींदारिन से कहता है, जमींदारिन जी, अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ मैं भी आपके पराठों की दुकान पर काम करूंगा और मेहनत करके पैसे कमाऊंगा ताकि पिताजी की तबीयत और घर के हालात ठीक करने में मदद कर सकूं। राहुल की बात सुनकर लक्ष्मी और दिव्या खुश हो जाती हैं। अगले दिन दुकान शुरू हो जाती है। शुरुआत में कम ग्राहक आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जाती है। काम संभालने के लिए वो कुछ कारीगर भी रख लेती हैं। तभी मौसम बदलता है और फिर से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ग्राहकों का आना कम हो जाता है और दुकान की बिक्री प्रभावित होने लगती है। अरे बहू, इतनी तेज बारिश हो रही है, ग्राहक दुकान तक नहीं आ पा रहे हैं। अब क्या करें? माँ जी, बारिश के मौसम में तो लोगों को तीखे पनीर पराठे और लहसुन की चटनी खाने में और मज़ा आता है। हम एक काम करते हैं, लोगों को होम डिलीवरी देना शुरू करते हैं। इससे हमें और फ़ायदा मिलेगा। पर बहू, इस बारिश में घर घर देने कौन जाएगा? आप लोग चिंता क्यों करते हैं?
डिलीवरी देने के लिए मैं खुद जाऊंगा। मैं अभी रेनकोट पहनता हूँ और बाइक से घर घर जाकर डिलीवरी करता हूँ। राहुल रेनकोट पहनकर बारिश में घर घर जाकर पनीर पराठे और लहसुन की चटनी की डिलीवरी करने लगता है। इससे राहुल की भी नियमित तनख्वाह बनने लगती है और परिवार को अच्छा सहारा मिल जाता है। बारिश का मौसम बढ़ता जाता है और उनके तीखे पनीर पराठे और लहसुन की चटनी इतनी मशहूर हो जाती है कि लोगों ने नाम ही रख दिया, गरीब सास बहू के तीखे पनीर पराठे और लहसुन की चटनी। अरे भाई, इस बारिश में तो गरीब सास बहू के तीखे पनीर पराठे और लहसुन की चटनी खाने का मजा ही कुछ और है। अरे बिल्कुल सही कहा। पास में भुट्टे और चाउमीन के ठेले भी लगे हैं, पर किसी के ठेले पर कोई नहीं जाता। सबको सिर्फ इन सास बहू के पनीर के पराठे की खुशबू ही खींच लाती है। पूरी बारिश उनका काम बहुत शानदार चलता है। धीरे धीरे वो पड़ोसियों से लिए गए सारे कर्ज चुका देती हैं, जमींदारिन का हिसाब कर देती हैं और जिससे भी कर्ज लिया था सबका कर्ज पूरी तरीके से अदा कर देती हैं। बहन, ये लो तुम्हारे सारे पैसे जो हमने मुश्किल वक्त में उधार लिए थे। आज हमारा पूरा कर्जा उतर गया। हाँ बहन, मैंने भी सुना है कि तुम्हारी बहू के पनीर के पराठे और लहसुन की चटनी ने कमाल कर दिया और सभी लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा है। जरा किसी दिन हमें भी तो पनीर के पराठे और चटनी खिलाओ। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। मैं आज शाम को ही तुम्हारे लिए पनीर के पराठे और लहसुन की चटनी भेजती हूँ। धीरे धीरे प्रमोद जी के इलाज का भी असर होने लगता है और उनकी तबीयत में काफी सुधार आ जाता है। उधर दुकान का कारोबार भी पूरी तरह चल पड़ता है। परिवार के तीनों सदस्यों को अच्छा काम मिल जाता है और देखते ही देखते घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। इस तरह मेहनत और एक दूसरे के साथ से पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगता है।